बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे शायद एक नया टॉपिक मौलिक अधिकारों का, और डिटेल से पढ़ना शुरू किया था। वैसे तो तुम सबको मौलिक अधिकार समझ आ ही गए हैं, पर एक चैप्टर के फॉर्म में पता नहीं कहाँ से क्या उठा के पूछेंगे, तो हमने डिटेल से पढ़ना शुरू किया था फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। और जितना मुझे याद है वो मैग्ना कार्टा, 1215, राजकीय आज्ञा पत्र, ये सब बातें हो गई थी। 3 आर्टिकल बाद वाले तुमसे संबंधित नहीं हैं, 33, 34, 35। ये आर्मी, फौज, मिलिट्री से संबंधित हैं, जो कहते हैं कि आप ये दावा नहीं करेंगे कि हमें भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाए, और आपके लिए संसद के कानून मान्य होंगे। और एक हमने पढ़ा था कि अगर कभी मिलिट्री लॉ लागू हुआ, जिसे कहते हैं मार्शल लॉ, तो फिर ये मौलिक अधिकार नहीं चलेंगे। ये आर्टिकल 33, 34, 35 से इसमें ये दिखता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऊपर या बाकी पैरामिलिट्री, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा बल, बाकी इन सब के लोगों को हम लोगों से अलग कैटेगरी में रखा गया। इनकी लाइफ बेटा बहुत टफ है। तुम और मैं तो कह देते हैं 8-10 घंटे का काम करेंगे बस, उसके बाद तो फिर हमें ओवर टाइम चाहिए। लेकिन आज जो कंडीशन तुम्हारे सामने पहलगांव की है, क्या वहाँ कोई फौजी कह सकता है कि मैं तो 8 ही घंटे ड्यूटी दूंगा? अगर ड्यूटी आ गई 72 घंटे आपको इस पोस्ट पे खड़े रहना है, तो वहीं खड़े रहना है। फौज की नौकरी में, बेल्ट की नौकरी में नो शब्द नहीं है। इनको जो ऑर्डर मिल गया सो मिल गया, और ऐसा उस जमाने के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था। आर्टिकल कौन से 3 बात कर रहे हैं हम? 33। इसका सीधा संबंध तुमसे या मुझसे नहीं है, बल्कि इसका संबंध है हमारी फौज से, संसद से और मिलिट्री कानून या मार्शल लॉ से। हमने आज तक मिलिट्री का कानून या मार्शल लॉ देश की आज़ादी के बाद देखा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में लगता था मिलिट्री का कानून। जब अमृतसर के वो घटना हुई थी ना, जलियांवाला बाग, तब मिलिट्री लॉ ही तो लगा हुआ था पंजाब की इस बेल्ट में। हमने कभी ये हालात नहीं देखे, लेकिन बेटा इन आर्टिकल्स ने उन लोगों को हमसे अलग कर रखा है, और इसीलिए वो डिमांड नहीं करते बराबरी की। वो कितनी हार्श कंडीशंस में, कितनी टफ कंडीशंस में भी वहाँ डटे रहते हैं। ऐसे 2 आर्टिकल का संबंध भी हमसे नहीं है स्टार्टिंग के, 12 और 13। 12 ने एक्सप्लेन किया व्हाट इज स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और 13 ने कहा कि ये वाद योग्य हैं, अगर कोई भी गड़बड़ करे तो इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट तो 32 में लिखा है, लेकिन इनको कोई भी छोटा, खत्म या मूल जो संविधान सा था इससे हटा के अलग नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है आर्टिकल? इसे बोलते हैं अल्पीकरण, यानी किसी चीज को अल्प कर देना, घटा देना। ये स्टेट और तुम्हारे मेरे अधिकारों की पावर्स की बात करते हैं। जो स्पेसिफिक अधिकार हैं वो स्टार्ट होते हैं 14 से लेके 32 में। इसमें फिर 6 कैटेगरी अलग अलग हमने पढ़ी ही थी, अलग अलग काम है उनका। अगर हम बात करें धर्म की, क्योंकि वो मुद्दा सबसे ज्वलंत है, तो 25 से 28 और 29, 30 और 1, 31 की बात करें, क्योंकि अब ये लिखित में नहीं है। ये स्पेसिफिक बात करते हैं धार्मिक आज़ादी की, जिसका जो मन करे उस धर्म को अपनाओ, वैसे काम करो, वैसे कपड़े पहनो, वैसी अपनी प्रार्थना सभा, मंदिर, मस्जिद जो मन करे बनाओ। इसमें यह भी लिखा है कि आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती किसी से टैक्स नहीं लेना, ये कह के कि मेरी मस्जिद बनेगी मुझे टैक्स दो, या मेरा मंदिर बनेगा। यानी धर्म आपको फ्रीडम दे रखी है कि जिसका जो मन करे उस धर्म को अपनाओ। अपनी ज़मीनें तमीज़ से, अगर तुम्हें पहले की पुरानी मिली हैं तो मंदिर मस्जिद बना लो, लेकिन सरकार से या आम जनता से आप ये एक्सपेक्ट ना करें। प्लस किसी भी सरकारी संस्थान में, उसमें स्कूल प्लस कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटीज़ प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जहां आप किसी धर्म विशेष की प्रार्थनाएं या उनके धार्मिक गीत, भजन या जो ये कुरान और ये सब चीज़ें नहीं गाएंगे किसी भी स्कूल में। इसीलिए ओम भूर्भुवः स्वः नहीं कराते, अगर वहाँ पे मोमडन जनसंख्या हो तो। अगर पेरेंट्स एंटी हो जाएं तो फिर फंस सकते हैं बेटा। गायत्री मंत्र स्पेसिफिक हमारे वेदों में है, और वेद किस धर्म की बात करते हैं? सनातनी हिंदू। इसीलिए जो थोड़े से ठीक ठाक से स्कूल है ना, वो ये ओम भूर्भुवः स्वः नहीं कराते। कई स्कूल कराते हैं जहाँ पेरेंट्स अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे ही हमारी जो सुबह की प्रेयर्स होती हैं, अब मैक्सिमम स्कूलों ने ना बंद कर दी।
अब पता करना, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल प्रेयर नहीं कराते। तुम्हें याद है जब तुम पढ़ते थे तो सुबह सुबह वहाँ माइक वाइक लग के सब टीचर्स घूमते थे, डंडे मारते थे जो नहीं जाते थे। कई बच्चे भाग जाते थे ना, टॉयलेट में छिप जाते थे, मॉर्निंग असेंबली में रोज एक दो को चक्कर आता था इस मौसम में। अब वो सब बंद है। मैंने कितने स्कूल्स में पता किया, कहीं मॉर्निंग असेंबली नहीं होती अब। एक फॉर्मेलिटी करते हैं क्लास में बस जैसे 20-30 बच्चे बैठे हैं, वहाँ कोई प्रेयर चल गई, फॉर्मेलिटी। जैसे हम लोग थे तो लाइन में लगना, वो ड्रम बीट के साथ खड़े होना, फिर सावधान विश्राम होता था ना, ये अब खत्म कर दिया। उस टाइम पर क्या था बेटा, कुछ स्कूल ये ओम भूर्भुवः स्व टाइप की चीज़ें कराते थे। लेकिन अगर आज देखें, पढ़े लिखे माँ बाप हैं, हर धर्म के माँ बाप को अकल है। कोई बच्चा अगर क्रिश्चियन है तो उसके पेरेंट्स एंटी हो सकते हैं कि तुम वेदों का गायत्री मंत्र क्यों यहाँ पे गा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी प्रेयर जिसमें मान लो किसी प्रेयर में उर्दू के अल्फाज ज़्यादा हैं, तो जो सनातनी हिंदू हैं वो कहेंगे हमारे बच्चों को क्यों ऐसे सिखा रहे हो। तो जैसे वो एक है ना, तेरी है ज़मी तेरा आसमां, उसमें देखना उर्दू के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लगभग स्कूल प्रेयर्स को बंद कर चुके। अब स्पेशल असेंबली के नाम से कभी कभी स्कूलों में प्रेयर होती है, अदरवाइज नॉर्मल असेंबली डेली वाली, हमारे ज़माने वाली, तुम्हारे टाइम वाली नहीं होती। तो एक तरह से स्कूलों ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए कर लिया कि यार कल को कोई भी हमारे ऊपर ब्लेम ना लगाए। हाँ, ये लिखा था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी धार्मिक गीत को, प्रार्थना को नहीं बजाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत किसी धर्म से जुड़ा हुआ मिल ही जाता है तो उसमें दिक्कत ना हो। 29-30 ने सबकी हेल्प की, उन लोगों की जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी संख्या कम थी। इस देश में सब अल्पसंख्यक हैं सिवाय हिंदुओं के। हिंदू सिर्फ यहाँ बहुसंख्यक हैं, और कितनी अजीब बात है, फिर भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि बहुसंख्यक क्या है यहाँ, हिंदू। कारण हमारे देश का जो मध्य काल था और जो हिस्ट्री का आधुनिक काल था, इन कालों में हम लोगों ने अपने देश में बहुत बड़े चेंजेस देखे। हम पहले सिर्फ एक धर्म को जानते थे, सनातनी, उसी में हिंदू आ गए। भाई हिंदू उसी का तो रूप था, फिर उसमें से बौद्ध और जैन थोड़े से अलग, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही, सत्य अहिंसा की बात। मध्य काल में हमने बहुत बड़े लेवल पे देखा, जो इस्लाम धर्म था ये बड़े लेवल पे बढ़ा, और सिर्फ 610 में जो धर्म आया था एडी में, वो 100 साल के अंदर हमारे देश तक फैल गया, बहुत स्पीड से बढ़ा। जैसे अगर देखें, सनातनी धर्म तो ये बढ़ नहीं पाया बेटा, हिंदुत्व पूरे वर्ल्ड में कहाँ फैला, ना बराबर। लेकिन इस्लाम को अगर देखें तो 712 में पहला आक्रमण हुआ था इंडिया के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म को मानता था, मुस्लिम आक्रमणकारी, पहले अरबी आए फिर तुर्की, ऐसे करके मतलब हमारे ऊपर लगातार अटैक चले। इस काल में इंडिया पे अटैक नहीं हुआ, इंडिया पे राज किया इस्लाम धर्म के लोगों ने, और हमारे 1000 साल का इतिहास इस बात की गवाही देता है। इसको हम कह के मुकर नहीं सकते, ये रियलिटी है। भारत में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है दिल्ली सल्तनत, और जैसे ही सल्तनत का अंतिम वो था ना, लोदी, इब्राहिम लोदी, उसको मार के फिर स्टार्ट हुआ था, क्या शुरू हुआ था, हाँ, मुगल पीरियड, मुगल काल, जिसमें दिल्ली से बढ़ के इनकी सल्तनत पूरा भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा, बर्मा का एक हिस्सा, बहुत बड़ी टेरिटरी इस टाइम पर भारत थी, जिसको हम हिंदुस्तान कहा करते थे। तो अगर इस हिसाब किताब से देखें तो भारत की बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पर एक जो धाक जमी, वो किस टाइम पर जमी, जब कौन सा काल था, प्राचीन काल की कोई भी इमारत बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन कम है बेटा। जैसे अगर देखें तो ठीक है, अशोक के बनवाए हुए पिलर्स आज भी हैं, अशोक के स्तंभ आज भी हैं, अशोक का वो सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर आज भी है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना, ज़्यादा जिसका वर्चस्व है, जो ज़्यादा फेमस है, तो वो ताजमहल है। अगर दुनिया कोई घूमने आता है भारत, तो वो पहली प्रायोरिटी पर ताज देखने आता है। और ताज किस काल की देन थी, मध्यकाल। पैसा हमारा है, नो डाउट, पैसा कोई अपने देश से लेके नहीं आया, पैसा हमारा, हमारे किसानों का, हमारे यहाँ के लोगों का। लेकिन ये रियलिटी है कि इस्लाम धर्म हावी हुआ था मध्यकाल में भारत में ज़्यादा, और किसी भी बड़े भारतीय राजा का नाम जो हिंदू हो तुम नहीं ले पाओगे। जिसने काम किया थोड़े टाइम पीरियड के लिए किया था विक्रमादित्य, हेमचंद्र ने, जिसको हेमू कहते हैं। लेकिन बेटा वो तो कुछ महीने का था, उसको आप हिस्ट्री में बहुत बड़ा नहीं कह सकते ना। ज़्यादा बड़ा काम देखें तो मध्यकाल में इस्लाम धर्म के लोगों ने राज किया, इसमें कोई छिपाने या दबाने ढकने जैसी बात नहीं है, ये लिखित में है।
आधुनिक काल की जब बात करते हैं तो फिर इस्लाम के ऊपर हावी हुआ एक और धर्म, और ज़्यादा यहाँ पर देखा गया जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी, या जिसको आप कहते हैं ईसाई धर्म, और ये चर्च और ये कॉन्सेप्ट। इन लोगों में एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपनी चीज़ें थोपी नहीं। कोशिश तो इन्होंने भी की, धर्म परिवर्तन ये भी कराते थे, लेकिन इन्होंने उतने बड़े लेवल पे नहीं कराया मार काट करके, जैसा कि मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में तो टैक्स नहीं देना तो फिर धर्म बदल लो, मारते पीटते थे ना, जबरदस्ती कराते थे। इस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं बदलवाया, लेकिन लालच इस टाइम भी चला, और इनकी भी कोशिश थी कि जो गरीब इंडियन है कुछ करके अगर ये हमारी क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाएं तो हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। कितनी ही कोशिश कर ली गई किसी भी धर्म की, लेकिन आज भी मेजॉरिटी इंडिया में हिंदुओं की है। इसके बाद दूसरा बड़ा नंबर अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यक में नंबर 1 है मुसलमान, जिनकी प्रतिशतता बढ़ी है पहले के मुकाबले। उस हिसाब से देखें तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ में हिंदू और मुसलमान हैं। अब जितने आंकड़े आपको मिलते हैं ना, ये बहुत पुराने हो गए बेटा, ये 2011 के हैं। आज आप 2025 में बैठे हो, तो उन आंकड़ों के हिसाब से चीज़ों को डील नहीं करना। अब 14 सालों में आंकड़ों में बेहद परिवर्तन आया होगा 100%, लेकिन अब जब तक अगली जनगणना नहीं होती आपको एक्चुअल फिगर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये आप और मैं तो पता कर नहीं सकते। ये काम तो गृह मंत्रालय का है ना, होम मिनिस्ट्री का। वो लोग छापेंगे जब, तब पता चलेगा कि कौन सा अल्पसंख्यक बहुत बढ़ गया या कौन सा अल्पसंख्यक कम हो गया। हाँ, ये दिखती बात है, बौद्ध और जैनी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ना ही पारसी बढ़े। तो सबसे ज़्यादा जो इजाफा होने की उम्मीद है वो मुस्लिम कम्युनिटी में ही है। हिंदुओं की टोटलिटी अभी ज़्यादा है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे पूरी धरती पर कोई देश नहीं है जो ये कहता हूँ मैं पूर्ण हिंदू राष्ट्र हूँ। नेपाल था, लेकिन बाद में नेपाल ने भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। अभी 2006-07 के आसपास की बात है, वहाँ भी कलह कलेश हुआ, फिर उसने कहा मैं भी धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो अगर ध्यान से देखें तो इन चीज़ों को अब आंकड़े आने के बाद एग्जैक्ट आंकड़े पता चलेंगे। चलो बताओ किस पेज पर थे हम लोग? 62 पेज पर, 62 पर हम पहुंच गए। 61 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बताना कौन से अधिकार तुम सिर्फ इंडियंस को देते हो, विदेशियों को नहीं देते? 15, 16, 19 और 29, 30 अपने अल्पसंख्यकों को। मेनली 15 में क्या था? जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। अमेरिकी आके कहे मेरी भी प्लेस ऑफ बर्थ अलग है लेकिन मैं भी 15 में आऊंगा, नहीं, ये सिर्फ इंडियंस के लिए, सिर्फ हम भारतीयों को देंगे। 16 में क्या था? गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ इंडियंस को देंगे। 19 में क्या था? अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है इस देश में, लेकिन अपनी भाषा का थोड़ा ध्यान रखना है कि वो कुछ गलत काम ना भड़का दे। हमारे बारे में टिप्पणी कोई कर सकता है बेटा, सबको अधिकार है। अमेरिका कुछ भी कहे, इस हमले पे चीन कुछ भी भाषण दे। अभी मैं आज देख रही थी, चीन ने कुछ बड़ी बात बोली है ना, उसका क्या निकलेगा क्या नहीं, देखो। तो ये सब चीज़ें अभिव्यक्ति में। लेकिन कोई कहे कि नहीं मैं इंडियन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता हूँ, तो हमें नहीं सुननी। हमारे चैनल पे हम नहीं पूछना चाहते कि चाइना क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में। हम क्यों अपने चैनल पे उसको जगह दे? वो अपने आप जो करता हो करे, लेकिन हमने अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ इंडियंस को दे रखा है। तो ये 15, 16, 19 सिर्फ हमारे लोगों के लिए है। 29, 30 अल्पसंख्यक, सारी दुनिया अल्पसंख्यक है, लेकिन ये अल्पसंख्यक वो हैं जिनको हमने मान्यता दी है अपने यहाँ, तो ये सबके लिए नहीं है। चलो पेज नंबर 81 हमारा कंप्लीट था। 62 पर आ जाओ। मूल अधिकार एक नज़र में, ये पूरी डिटेल है बेटा, इससे ऊपर क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हारे 100% पूरे हो जाएंगे अगर तुम इसको समझ लोगे। सबसे पहले अधिकार, कौन से अधिकार की बात करते हैं? समानता। कितने आर्टिकल हैं समानता के? 5। हाँ, कहाँ से कहाँ? 14 से 18। हम एक एक वर्ड पकड़ के बैठे हुए और हमें उससे सारी चीज़ें बुन लेनी है। 14 कानून, 15 जाति पाति लिंग है ना, बर्थ प्लेस, 16 सरकारी नौकरी, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियां। क्या कोई उपाधि नहीं चलती है? चलती हैं, चलती हैं। एक तो नागरिक सम्मान चलते हैं। कौन से हैं नागरिक सम्मान? भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण श्री। और एक चलती है बेटा मानद उपाधि। मानद क्या होती है? आपने वो काम नहीं किया लेकिन आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है तो आपको मानद, जैसे कि अमिताभ बच्चन को कोई डी लिट की उपाधि दे दे, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर,
तो वो लिटरेचर पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन्होंने यूनिसेफ का मैसेज आगे बढ़ाया, इन्होंने टीबी के मैसेज को बिना पैसे लिए आगे बढ़ाया, पोलियो अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो ऐसे आदमियों को हम लोग उपाधि देंगे। ऐसी उपाधि के लिए पढ़ना नहीं होता, ना पेपर देने होते, ऐसी उपाधियों को कहा जाता है मानद उपाधि। ऐसे ही धोनी को या इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सचिन तेंदुलकर है, इन्हें जो उपाधि मिलती हैं वो कैसी होती हैं? मानद। कोई भी देश दे सकता है, विदेशी भी दे सकते हैं आपको। आपके बड़े लोगों को फ्रांस मान लीजिए कहे इंडिया के इस बड़े आदमी को मैं अपनी मानद उपाधि दूंगा, तो फिर आपको देश से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या फ्रांस की उपाधि हम ले लें? नॉर्मल आदमी को मिलती नहीं बेटा, फिर वो लेने जाते हैं। तो एक तो नागरिक सम्मान आपके नहीं बंधु है, और एक मानद उपाधि। नागरिक सम्मान आपने स्टार्ट ही 54 में किए थे। मानद तो जिसका जब मन करे बाहर से कोई भी दे, तो वो 50 में दे 60 में दे, फर्क नहीं पड़ता। चलो पढ़ के देखो। तो पहला टॉपिक है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, कुल 5 है, लिख लो यहाँ। समानता की बात कितने आर्टिकल्स में की गई है? 5 में। पहला पढ़ो आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। बस इसका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कानून, विधि। अब जैसे कोई भी पकड़ा जाए क्राइम में लिप्त, मान लेते हैं इस घटना से जोड़ते हैं पहलगांव, अगर मान लो कोई हिंदू भी इसमें लिप्त हुआ तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? जिसने क्राइम में मदद की, चाहे वो हिंदू परिवार था या वो मुसलमान परिवार था, क्राइम बराबर है। हम क्राइम करने वाले का जात पात या धर्म नहीं देखते, वो बराबर हैं। तो टिक कर लो, विधि के समक्ष। आगे पढ़ना, विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात विधि के शासन की स्थापना। तो हमारे यहाँ शासन किससे चलता है? मर्जी से या कानून से? यहाँ कानून का राज है बेटा, लिख लो यहाँ, कानून का राज। यहाँ सबसे ऊपर हमारा कानून है। प्रधानमंत्री गलती करेगा, कानून के सामने उसको भी झुकना पड़ेगा। क्या तुम्हारे किसी पीएम को फौजदारी मामले में घसीटा गया था? बताओ किसको? एक को नहीं, इंदिरा गांधी फौजदारी में नहीं थी बेटा, इंदिरा गांधी थी चीटिंग, मतलब ऐसे। फौजदारी होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल सिर्फ एक पे लगा था, बताओ कौन था वो? पीवी नरसिम्हा राव। फौजदारी में, दीवानी में तो दुनिया फंसती है, पैसे खा गए, आय से अधिक संपत्ति, गलत इस्तेमाल। फौजदारी होते हैं क्राइम वाले। क्राइम वालों में किस पे ब्लेम लगा था? पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ सब बराबर हैं, जो गड़बड़ करेगा वो फंस सकता है। तो ये टिक कर लो आगे। विधि का शासन, कानून का राज है हमारे यहाँ पर, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट पढ़ो आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ धर्म, इसके आधार पर कोई फर्क नहीं करना। मूल वंश कि आप किस रेस के हैं, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। ये 5 शब्द बड़े काम के हैं बेटा। रिलीजन के बेसिस पे हम कोई डिफरेंस नहीं करते। मूल वंश आपका कहाँ का है भाई? आप क्या पता कोई मूल वंश किसी का अमेरिकी हो, उसके पिताजी यहाँ आए हों, उन्होंने यहाँ शादी ब्याह किया, यहीं रह गए, तो अब जो बच्चा जन्म लेगा बेसिकली तो वो विदेशी है उसके पिताजी, लेकिन अब उसके पिताजी ने क्या ले ली? भारत की नागरिकता, तो भारतीय बन गया। हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट से हम नहीं देखते, एक हम प्लेस ऑफ बर्थ से और एक लिंग से, मेल फीमेल से। आर्टिकल 16 करो, लोक नियोजन, इंग्लिश में टिक कर लो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी गवर्नमेंट जॉब में बराबरी। लेकिन 16 का 4th क्लॉज क्या कहता है? कि आरक्षण साथ साथ चलेगा। अंबेडकर जी ने आरक्षण कहाँ के लिए लागू करवाया था बेटा? 10 साल का आरक्षण लोकसभा की सीटों के लिए था, लेकिन क्या वो 10 साल बाद हट गया था? हमारे सामने बढ़ा है 2020 में, कितनी सीटों के लिए? 84 और 47। नौकरियों में तो अलग से है ही। ये टिक कर लो। 16 का 4था क्लॉज कहता है राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों हेतु पदों का आरक्षण। टिक कर लो, आरक्षण। क्या इसके लिए तुमने कोई आर्टिकल भी देख रखे हैं? इनके अपने आयोग बनते हैं, और क्या एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी, क्या इनकी लिस्ट भी बनी हुई है? हाँ पढ़ी थी ना हमने वो आर्टिकल्स वाली, वो सारी। नेक्स्ट पढ़ो आर्टिकल 17, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको सबसे ज्यादा करीब से किसने देखा था? अंबेडकर ने। छुआछूत यही तो था कि भाई पास से गुजरना भी नहीं है। अस्पृश्यता, आगे पढ़ना, अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य द्वारा, यहाँ ये राज्य मतलब क्या है? देश। राज्य का मतलब यहाँ देश है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, तुमने देखा है ना, लोग गलत शब्द इस्तेमाल करने पर SC ST एक्ट लग जाता है, तो वो क्या है? यही तो है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। कब बनाया गया था ये एक्ट? 55 में। 55। आगे पढ़ो, बनाया गया
76 में बदलकर इसका नाम कर दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। पहले नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। उससे ना हमेशा फील होता था कि जिस पर लगाया उसके साथ अस्पृश्यता हुई है, तो ये तो कभी मिट ना पाती हीनता। ये कहा इसका नाम हटाओ, अस्पृश्यता शब्द हटाओ, इसका नाम कर दो नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ये मेनली किस कैटेगरी के लिए था? SC ST OBC। लिख लो यहाँ, इसमें नागरिकों में हिंदू और ये मतलब ये ऊंची जाति सवर्ण ये नहीं आते। SC ST OBC। पहला पुराना नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यानी अस्पृश्यता का तुमने अपराध कर दिया। फिर बार बार वो नेगेटिव, जैसे हरिजन शब्द को गांधी जी ने दिया था अच्छा समझ के, क्या कहा था? ये हरि के जन हैं, भगवान के बच्चे हैं ये। लेकिन फिर हरिजन शब्द लोगों ने स्पेसिफिक एक कैटेगरी के लिए हरिजन 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 नेगेटिव बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना। कई बार ना कुछ अच्छे शब्द भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हरिजन जैसे आज अगर हिंदी मतलब देखें ठीक है, लेकिन हरिजन कहते दिमाग में एक कैटेगरी को लोगों ने गलत तरीके से इमेज बना ली, तो ये मना कर दिया। सेम ऐसे ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अंबेडकर जी ने 55 के टाइम पे बनवा दिया, लेकिन बाद में कहा कि ये तो वर्ड बड़ा नेगेटिव है, इसकी जगह क्या कर दो? नागरिक रक्षा अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। नाम बदल दिया। ये बदला 76 में आपातकाल में। लिख लो यहाँ, आपातकाल में इसका नाम बदल दिया। एक ही चीज है ये, 1955 का एक्ट था ये, ठीक है। इंग्लिश में नाम देखो, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, चेंज्ड इन 1973, प्रोटेक्शन ऑफ 76 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब इन दोनों में कंफ्यूजन मत रहना। अगर वो पूछे अनटचेबिलिटी का एक्ट कब आया तो भी 55, और वो कहें नागरिकों के अधिकारों का तो भी 55। एक ही के दो नाम हैं ये। अंबेडकर जी इस टाइम थे जिंदा। नेक्स्ट पढ़ो, आर्टिकल 18, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर। शिक्षा का कौन सा सम्मान बताया मैंने? जैसे डीलिट, PhD, एक तो करके और एक मानद, ये खत्म नहीं की। सेना के सम्मान का एग्जाम्पल देना, परमवीर, महावीर, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये सब। उपाधियों का अंत, अंडरलाइन कर लो, उपाधियों का अंत, समाज में समानता। सेना के पास लिख लो साइड में परमवीर, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लिख लो। सबसे बड़ा है परमवीर, सैनिक सम्मान सबसे बड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे बड़े का नाम है परमवीर, सेकंड का नाम है महावीर, और थर्ड का नाम है वीर। इसमें चक्र मिलते हैं, देखे नहीं, बड़े बड़े वो होते हैं, उनके यहाँ पे मेडल्स लगे होते हैं अलग अलग रंग के। उनका मतलब होता है ये शौर्य सम्मान है बेटा, ये बहुत बढ़िया कोई काम करने पर मिलते हैं, शौर्य अदम्य साहस पर। और ये मिलते हैं जब लड़ाई झगड़ा हो तो मिलेगा परमवीर, महावीर और वीर। और अगर शांति काल हो तो, शांति काल हो तो मिलता है अशोक चक्र। अशोक शांति प्रिय राजा था ना, किसी ने उस टाइम पे अच्छा काम किया तो उसे कहते हैं अशोक चक्र। और दूसरा क्या लिखा था? नागरिक सम्मान, नागरिक भी लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नागरिक सम्मान में भी कैटेगरी बना लो, नागरिक सम्मान। इसकी भी 4 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कौन सी है? भारत रत्न, भारत रत्न। सेकंड क्या है? पद्म, और पद्म का फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना। फर्स्ट कौन सा है? विभूषण, जितने ज्यादा अक्षर उतना बड़ा लेवल, और श्री, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये। पेपर में रैंकिंग आती है, तीसरा बड़ा सम्मान, चौथा बड़ा सम्मान, तो ये याद करके टिक कर देना। शौर्य सम्मान 3 हो गए, शांतिकाल का 1, नागरिक सम्मान सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पर 3, तो ये 2 3 4, इनकी रैंकिंग भी लिख लेना। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला हमेशा भारत रत्न रहेगा, पद्म से बड़ा है भारत रत्न। एग्जाम में आ जाएगा तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो क्या टिक करके आओगे? पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री, पहला और सेकंड विभूषण। ये सारे एक साथ स्टार्ट हुए थे 1954 में। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुम्हारे राष्ट्रपति थे और पंडित नेहरू तुम्हारे PM थे। चलो आगे देखो। अब तो एक तो ये दिए जा रहे हैं सेना वाले, और एक शिक्षा। शिक्षा के पास लिख लो डीलिट, PhD, ये भी तो उपाधि है बेटा, डीलिट PhD। कौन सी उपाधि? मानद होती हैं जो बिना किए मिलती हैं, लेकिन उसके लिए पहले बहुत काम करना पड़ता है, मानद उपाधि। नेक्स्ट पढ़ो,
सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो पुरस्कार 18 आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करते दिए हुए हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, श्री, क्या गलती कर रखे लिखने में? भूषण विभूषण उल्टे लिखे हुए हैं, ऊपर क्या आना था? विभूषण, और नीचे भूषण। इनको एरो करके ऊपर नीचे लिख लो, ये 1 2 3 4 कर लेना। इनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 54 में, पीएम कौन था? नेहरू, और डॉक्टर राजेंद्र, लिख लो यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू। कभी भी एग्जाम में पद्मश्री वाले नहीं पूछेंगे ना पद्म भूषण, ज्यादा चांसेस हैं सीधे भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण के, वो भी साल के आते हैं। एक बार बोर्ड पर देख लो, जो सबसे पहला मिला था भारत रत्न वो 3 लोगों को एक साथ मिला था 1954 में। पीएम कौन था? नेहरू, और राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ये 3 लोग जिनका नाम लिया गया, सबसे पहले नाम लिया गया था एस राधा कृष्णन का। उस टाइम ये बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको सम्मान दिया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये पहला भारत रत्न प्राप्त करता इंडिया में, पहला व्यक्ति। फिर दूसरे का नाम है सीवी रमन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं बेटा, साइंटिस्ट है, और इनको उससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल 1930 में मिल चुका। तो ये तुमने को बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया जिसको 30 में नोबेल मिला। इनफैक्ट तुमने तो बहुत लेट दिया सम्मान, उनको तो दुनिया ने पहले ही सम्मान दे रखा था। और तीसरे का नाम है सी राजगोपालाचारी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये लिख लेना, इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये पूछ लेते हैं। वैसे आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, लेकिन वो भारतीय नहीं था। भारतीय कौन बना था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतने लंबे नाम नहीं याद कर लो, शॉर्ट में याद कर लो। तो ये 3 बड़े आदमी, यहीं लिख लो 54 का भारत रत्न। फर्स्ट एस राधाकृष्णन, VPOI, दूसरा साइंटिस्ट से बहुत बड़े, और तीसरे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हम आज़ाद हुए तो पाकिस्तान का तो बना दिया पाकिस्तान का एक आदमी, हमारा बनाया एक अंग्रेज। कौन था हमारा पहला? लॉर्ड माउंटबेटन। मन बाटन योजना याद है तुम्हें? 3 जून 47, हाँ, फिर 48 के जून में वो हटा और हमारे बने थे। बाद में हमने कहा हम ये पोस्ट ही हटाएंगे, हम इस पोस्ट को रखेंगे नहीं। और याद करो 24 जनवरी 1950 को हमने संसद भवन बना दिया था, संविधान सभा को, बिना इलेक्शन के। और उस कुर्सी पर बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने कहा आज से आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, बिना इलेक्शन वाले। तो ये तीनों लिख लेना। इनमें से बेटा किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था? मैंने इंडियन तो नहीं पूछा, GGI माउंटबेटन। ये भी एक लाइन लिख लो, लिखो आजाद भारत का पहला, आजाद भारत का पहला GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आजाद भारत का पहला फर्स्ट GGI ये था माउंटबेटन। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, अगर भारतीय पूछे तो आएगा राजगोपालाचारी। आजाद भारत का फर्स्ट इंडियन, अगर इंडियन GGI कहे तो नाम आता है सी राजगोपालाचारी। अगर इंडियन ना लिखा हो तो माउंटबेटन टिक करके आना। आजादी के बाद यही बना था हमारा 1947 से 48 के बीच में, फिर 1948 से 50, फिर 24 जनवरी 50 को हमारा राष्ट्रपति बन गया था। ये पोस्ट हमने खत्म कर दी, GGI। हमने कहा है ना, हमें ऐसा फील कराती है जैसे हम अभी भी उनके गुलाम हैं। गवर्नर जनरल हम क्यों बनाए, हम तो अपना नाम लिखेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब पेज नंबर 62 का लास्ट आ गया। स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले स्वतंत्रता या पहले समानता? पहले बराबरी फिर आज़ादी। कितने आर्टिकल हैं इसमें? 4, 19, 20, 21, 22, लिख लो कुल 4 अनुच्छेद। ऊपर वाले में कितने थे? 5 थे। पढ़ो 19(1). अब 19(1) के बाद क्या होता है? इस 19 को इन्होंने क्या कर दिया? इलेबोरेट किया। 19 में क्या लिखा पहले? किस चीज की? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का क्या साधन हो सकता है बेटा?
आज तो तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फेसबुक है, तुम्हारा ट्विटर हैंडल है, तुम्हारा जो ये अपना इंस्टाग्राम है, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। ये एक तरह की क्या है, अभिव्यक्ति। लेकिन अभिव्यक्ति का ये ध्यान रखना है अब, क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा ताकतवर है। अब अखबार कोई नहीं पढ़ता, तुम में से ऐसा कोई मुश्किल ही मिलेगा जो अखबार पढ़ता होगा। सब न्यूज भी फोन पे ही देख लेते हैं। यानी अब जमाना बदल गया। अभिव्यक्ति का पहले साधन था सिर्फ एक, वो क्या था? नॉर्मल आदमी के पास कोई पावर नहीं थी बोलने की, क्योंकि मीडिया आके उनके घरों में नहीं घुसता था। उस टाइम पे बेटा टीवी का एक चैनल था, दूरदर्शन, और उससे बड़े सिस्टमैटिक ढंग से एक औरत या एक आदमी बहुत शुद्ध हिंदी में बिना गलती के और पूरी खबरें सुनते थे। और लोग ना सामने बैठते थे टीवी के कि क्या खबर चल रही है, क्या हो रहा है। 65 की जब हमारी लड़ाई हुई थी, शास्त्री जी जब गए थे ताशकंद, तो सुबह के टाइम गांव में एक किसी घर रेडियो होता था, अमूमन वो नाई की दुकान पे, वो ऑन करता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, सब शांत होकर उस एक रेडियो से सुनते थे क्या चल रहा है, क्या पाकिस्तान के साथ हमारा क्या समझौता चल रहा है। आज आप देखो हर घड़ी की हमें खबर है, लाइव अभी भी खोल के देखो कि कितने न्यूज चैनल्स लाइव दिखा रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग। इसका मतलब अब अभिव्यक्ति के साधन ज्यादा हैं, तो अभिव्यक्ति के साधनों में कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। उस टाइम पर ही लिख दिया गया था कि अभिव्यक्ति में प्रेस का माध्यम सबसे बड़ा था। आज प्रेस नहीं है, आज सोशल मीडिया के फोन हैं, आज सबसे बड़ा साधन है ये इंटरनेट की दुनिया। उस टाइम पे प्रेस की बात की गई और एक हमारे सामने दिया गया झंडा। झंडे को अभिव्यक्ति क्यों माना गया? अपने देश से प्यार करते हो तो झंडे को ऊपर रखो, यानी झंडा भी हमारी अभिव्यक्ति है, हमारा एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो प्रेस और झंडा किसका पार्ट है? ये अभिव्यक्ति। फिर इस 19 A B C D E F G H ऐसे कर करके इन्होंने अलग अलग बना दिए, हर एक में छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। तो वो डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या कुछ इन्होंने लिखा। देखो, स्वतंत्रता में 19 से 22 4 आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज कहता है 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। कितनी तरह की आजादी दी गई है? 6। आर्टिकल 19-20 प्रदान की गई है, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 लिखना चाहिए था ये। 19(1) का ए कहता है, टिक करो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसे विचार रखे जाते थे पहले? प्रेस। अब प्रेस नहीं है, अब सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया ज्यादा सशक्त है, लेकिन उस जमाने में प्रेस था। नेक्स्ट पर आ जाओ। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ही बी क्लॉज क्या कहता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन। बी कहता है बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होके शांतिपूर्ण ढंग से तुम सम्मेलन कर सकते हो। लिख लो यहां, बिना अस्त्र शस्त्र। शब्द बदलेंगे वो तुम्हें फंसाने के लिए। बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्ण सम्मेलन लिखा ही हुआ है। पीसफुल कॉन्फ्रेंस, यानी इकट्ठे हम हो सकते हैं। क्या हम इकट्ठे होके देश के बारे में बातचीत कर सकते हैं? हाँ, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, गड़बड़ ना हो। 19 का सी पढ़ो, संघ या संगठन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। इंग्लिश में पढ़ लो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या हम इकट्ठे होकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं? हाँ, कोई बेरोजगार संघ बनाओ, कोई रोजगार आग्रह संघ बनाओ, बना लो, लेकिन ये ध्यान रखना उसमें हथियार या उसकी मीटिंग्स में गड़बड़ियां या बहुत उत्तेजक भाषण नहीं देना। संघ कोई भी बना सकता है, यूनियन नहीं बनती स्टूडेंट्स की, मजदूरों की, किसानों की, सबकी हैं। तो संघ बनाने की आजादी किस आर्टिकल में है? 19 के सी में। डी टिक करो 19 का, अबाध संचरण या आगमन, यानी फ्री मूवमेंट, टिक कर लो। यहाँ 19D में लिख लो, आने जाने की स्वतंत्रता। जिसका मन करे यूपी जाना है बस में बैठ के चले जाओ, गोवा जाना है ट्रेन पकड़ लो, पैसे हैं प्लेन पकड़ लो, कोई मनाही नहीं है। देश से बाहर भी लागू है क्या ये? नहीं, बाहर नहीं है। बाहर फिर वो पासपोर्ट, वीजा, चेकिंग। देश के अंदर तुम घूम सकते हो, किसी भी स्टेट में जाने पे कोई चेकिंग नहीं करता बेटा। हाँ, अगर उन्हें लगे कि इस गाड़ी में जैसे मान लो 3-4 सिर्फ लड़के बैठे हैं और काले शीशे और ऐसी 2-4 गाड़ियां जिनका कि नाम बदनाम है उसमें जा रहे हैं तेज भागते हुए, तो फिर पुलिस रुकवाती है। तुम देखना, जिस गाड़ी में औरतें और बच्चे होंगे अमूमन पुलिस उन्हें नहीं रोकती। दूसरे स्टेट की एंट्री पर भी अगर आगे औरत और बच्चे परिवार दिखता है ना, तो उनकी चेकिंग कम होती है। जिसमें सिर्फ आदमी आदमी होने लगता है गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनकी हर एक की चेकिंग करते हैं। देखो, औरतों की भी इमेज अच्छी है ना कि औरतें ऐसे काम में भी लिप्त नहीं है, आदमी है तो चेक हो जाता है। नहीं, लड़कियां होती हैं एक तो उन्हें लगता है भाई आजकल, क्योंकि अब स्मगलिंग में और टेररिज्म में, पहले तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं औरतों की इमेज, थोड़ी सी परिवार की इमेज आज भी पॉजिटिव है। परिवार की गाड़ियों को कम रुकवाया जाता है बॉर्डर्स पे। नेक्स्ट देखो,
19C हो गया, डी आबाद संचरण हो गया। 19E निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। क्या कहीं लिखित है कि हमें रेजिडेंस कहाँ बनाना है? गांव में, शहर में, कस्बे में, दिल्ली में, जिसके पास जितना पैसा, फ्लैट लो, अपना विला बनाओ, बंगला बनाओ, प्लॉट लो, एक कमरा डालो, चार का, तुम्हारी मर्जी है। यानी हमें रहने की आजादी है, रेजिडेंस की। आगे पढ़ना। 19F कहता है वृत्ति या जीविका की स्वतंत्रता, पैसे कमाने की भी आजादी है। पुलिस कहीं आके वेरिफिकेशन नहीं करती। अगर तुम गड़बड़ ना करो तो कोई रेहड़ी लगा रहा है, दुकान किराए पे ले रहा है, कोई शोरूम खोल रहा है, कोई बड़ी एजेंसी ले रहा है, अपने हिसाब से कोई भी काम धंधा अपना लो। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, बिजनेस या रेहड़ी लगाना या जो करना है करो। सरकार कहती है, संविधान कहता है हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे अगर गलत काम नहीं करोगे। यानी हर आदमी को अपनी जीविका, जीविका होती है बेटा जीवन चलाने के लिए कमाई करने का अधिकार है, और होना भी चाहिए। जिसका जो मन करे अपना बिजनेस, नौकरी जो मन करे कर सकता है। तो ये सारे अधिकार हैं। ये 19F तक हैं। अब ए से लेके कितने हो गए? F तक। एक बार देख लेते हैं। 19A में क्या लिखा था? B C D E F। वैसे G भी था, G भी था पहले, हाँ वो मैं बता देती हूँ। ए में क्या था? ए में था अभिव्यक्ति कर लो। ए से अभिव्यक्ति इंग्लिश में अगर हिंदी में लिखें अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति का साधन क्या है? प्रेस। इसी में बेटा झंडा भी आता है। बी का मतलब था बिना, बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्ण ढंग से धरना, प्रदर्शन, कॉन्फ्रेंस करना, भाई बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्ण। सी का मतलब था संघ बनाओ, संगठन बनाओ, कोई अपनी पार्टी बनाओ, समिति बनाओ, कोऑपरेटिव, जिसका जो मन करे करो, बस गलत काम मत करना। डी ने कहा था कहीं भी आने जाने, इससे कर लो दिल्ली आने जाने की स्वतंत्रता। राजधानी में है तो हर जगह है, जिसका जहां मन करे आओ जाओ, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अपनी गाड़ी से, तुम्हें सरकार नहीं रोकती, संविधान नहीं रोकता। ई ने कहा जहां तुम्हारा मन करे वहां रेजिडेंस बना लो। कुछ लोग देखा नहीं आजकल अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेके सस्ते मिलते हैं, घर बनाते हैं, फिर वो वैध हो जाती हैं। इस देश में बहुत आज़ादी है बेटा, हद से ज़्यादा आज़ादी। एफ का मतलब क्या था? पहले था एफ, हाँ पहले एफ था संपत्ति से संबंधित, लेकिन हमें पता है एफ बीच में हटा दिया और ट्रांसफर कर दिया 300A में। ये छोटा क्लॉज था, असली आर्टिकल था 31 का। जी में था जो तुम्हारे जीवन में आए वो जीविका का साधन बनाओ। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, बेटा बातचीत मत करो, उसको टोकना ना पड़े, व्यापार करो, जिसके जो मन में आए वो काम करो। तो जी से जीविका, देखो याद करने का तरीका कितना आसान, फिर भूलते नहीं है। जी से क्या आएगा? जीविका। एफ छोड़ दो। ई से रेजिडेंस, इसमें आता ना ई, देखो रेजिडेंस। डी दिल्ली आने जाने की, कहीं भी। सी से संघ, बी से बिना अस्त्र शस्त्र, ए से अभिव्यक्ति। तो बहुत आसान है, हम भूलेंगे भी नहीं। चलो आगे देखो। 19F तक हो गया। F अब लिख लो, पहले ये G था, F के पास लिख लो पहले ये G था। वो G F हटा, लिख लो पहले ये G था। पर कब हटा था बताना? संपत्ति का 1978 में। लिखो पहले ये G था, पर 1978 में आर्टिकल 300A में शिफ्ट हो गया। ये एफ वाला आर्टिकल 300A में शिफ्ट हो गया। दो उठे थे आर्टिकल, एक क्लॉज छोटा और एक पूरा आर्टिकल। कौन सा पूरा हटाया था? 31। किसका क्लॉज हटाया था? 19 का एफ हटाया था। 19 का एफ, ये ऊपर लाइन लिख लो, लिखो अनुच्छेद 31, ऊपर लिख लो पेज के। अनुच्छेद 31 पूर्ण रूप से, आर्टिकल 31 कंप्लीटली, अनुच्छेद 31 पूर्ण रूप से, तथा अनुच्छेद 19 का एफ, 19 का एफ पार्ट हटाकर भाग 12 में शिफ्ट कर दिए गए। 19 का एफ पार्ट हटाकर भाग 12 में शिफ्ट कर दिए गए। कब की घटना? 1978, लिख लो 1978। 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई, तब की घटना है ये। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब 19 कंप्लीट हमें समझ में आ गया। 20 पर आओ। 20 बताया था, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक सजा नहीं मिलेगी। इसके फायदे भी हैं और नुकसान। फायदे कैसे हैं?
नहीं तो पुलिस किसी को पकड़ ले बेटा, राह चलते को। अगर अपराध सिद्ध ना करना हो तो पुलिस तो बहुत जल्दी सबको पकड़ के अपना किसी को फांसी दिलवा दे, असली आदमी को पकड़े ही ना। ये दिखाया मैंने तो केस सॉल्व कर लिया, ठीक है या गलत है? गलत। इसलिए अपराध सिद्ध होना जरूरी। लेकिन एक नुकसान क्या है, कभी कभी अपराध सिद्ध होने में सालों लग जाते हैं, जिस बीच में अपराधी अपने प्रभाव से या तो लोगों को मरवा देते हैं या उनको पैसे देके उनको बदलवा देते हैं। जितने गवाह हैं, हमने कितने तो एग्जाम्पल देखे हैं। यानी दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर अपराध सिद्ध करने से पहले सजा मिल गई तो बेगुनाह फंसेगा, पुलिस बेगुनाह को पकड़ लेगी, मरवा देगी। और अगर अपराध सिद्ध करने तक टिके रहेंगे तो बहुत सारे अपराधी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके बच निकलेंगे। तो हर चीज के फायदे नुकसान पढ़ लो। 19 कभी नहीं हटता। मिलेंगे जो नहीं हटेंगे या हटेंगे, हटेंगे सब हटेंगे, बशर्ते 21 कभी नहीं हटेगा और 20 नहीं हटेगा। यानी अगर कोई अपराधी के नाम से किसी जेल में बंद है और इमरजेंसी लग गई, किसी कारण इतना बुरा हाल हो गया कि जजेस भी नहीं आ पा रहे, कर्फ्यू और बुरा हाल, तो भी उनको सजा नहीं मिलेगी। उनको मार नहीं सकते, क्योंकि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक सजा नहीं मिलेगी। 19 हट जाएगा, आपकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे आप। हो सकता है आपके शहर में प्रतिबंध लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, आपकी मूवमेंट ना हो पाए, गाड़ियों को शहर में आने से रोक दें, सड़कें ब्लॉक कर दें। ऐसा हो सकता है ना। अगर देश पे आपातकाल आ जाए, आर्टिकल 352 लग जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? सब कुछ रुक सकता है। फिर कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई प्रेस नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। बेटा सरकार का तो सेकंड्स लगेंगे, इंटरनेट पूरे देश में खत्म कर दो, तुम क्या कर लोगे? और आने जाने पर प्रतिबंध। तुमने पेंडेमिक देख लिया, तुम्हें लगता है ये चीजें हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल। सरकार एक सिंगल मूवमेंट ना होने दे, सरकार के पास इतनी ताकत है। अगर देश में कभी आपातकाल लगा तो तुम मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए इंटरनेट की कोशिश करोगे ना, पूरे देश का इंटरनेट रुकवा दिया जाए, तुम्हारी कोई वीडियो ना चले, फेसबुक को ब्लॉक कर दें, सब कुछ सरकार के हाथ में है। इसीलिए आर्टिकल 352 अगर कभी लगा, भगवान की कृपा रही अब तक 3 ही बार लगा, और जब लगा तब तक लोग जागरूक भी कम थे। 77 के बाद से अब तक 352 का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कभी हुआ तो सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, बस 2 छोड़ेंगे, एक तो जिंदा रह सकते हो, और एक जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा सजा नहीं मिलेगी। अपराध सिद्ध करने के लिए कोर्ट के जज साहब का बैठना जरूरी है। किसी कारण हालात इतने खराब हो जाएं, जब बेटा बुरा समय आता है ना, तो फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक बम से किए जाते हैं। तुम्हारे सामने यूक्रेन की क्या हालत की रशिया ने उसके शहरों पे बम गिराए ना। उन शहरों में आम आबादी भी तो रहती है। तुम ये फिलिस्तीन और ये देखे नहीं तुम लोगों ने, नॉर्मल आदमी के ऊपर अटैक करते हैं बेटा। उस कंडीशन में तुम्हें क्या लगता है कि ये जजेस वजेस सब बैठते रहेंगे? जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो सबसे पहले जनता कि भाई घरों में सेफ रहे, दूसरा जो उस देश की धरोहर है ना वो सेफ रहे। ताजमहल को तुरंत से ढक दिया जाता है ताकि वो नोटिस में ही ना आ पाए। जो हमारी, जैसे एक बार गुस्से में आके नुकसान करने के चक्कर में कोई कुछ कर दे, बाद में माफी मांग ले, पैर पड़ जाए, उसका क्या जाएगा? नुकसान तो हमारा है ना। तो इन चीजों को, इन ठिकानों को सेफ रखा जाता है। सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई तुम्हारा झंडा नहीं, सब चीजें खत्म। सिर्फ 2 चीज तुम्हें मिलेंगी, एक तुम जिंदा रह पाओगे, और जिंदा भी सरकार की कंडीशन, मूवमेंट मना मतलब घर में बैठना है। फिर तुम ये नहीं कह सकते मुझे तो जी आजादी दे रखे, दिल्ली जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तुमने लाइव देखा तो, पेंडेमिक तो बहुत छोटी चीज थी, इमरजेंसी नहीं थी, तब भी मूवमेंट मना थी। और उस टाइम देखो पुलिस और ये कितने स्ट्रिक्ट हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर निकलते ही पीटते थे, याद होगा ना तुम्हें वीडियोस वो। तो इसका मतलब 352 के हालात होने पर सब कुछ छिन सकता है, बस जिंदा रहने का अधिकार। और दूसरा, जिसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ उसको जिंदा छोड़ेंगे। क्या पता जज साहब ना बैठ पाए 4 महीने, फिर उस कंडीशन में नहीं करेंगे वो काम, बैठेंगे तो फिर वो अदरवाइज सब कुछ छीन लेंगे। 19 छिन जाएगा, अभिव्यक्ति छिन जाएगी। हम्म, नहीं 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 नहीं, मार्शल लॉ तो भगवान की इतनी कृपा है हमारे देश में आज तक नहीं लगा। मार्शल लॉ में तो बहुत अंतर है। मार्शल लॉ में क्या होता है, सेना सर्वोपरि है। पड़ोसी पाकिस्तान की दुर्गत इसी बात से पता लगाओ, आज तक वहां 5 साल लोकतंत्र की सरकार नहीं चली। वहां लोकतंत्र की सरकार, चुनाव हुए कई बार, लेकिन लोकतंत्र वहां 5 साल नहीं चला। टाइम टू टाइम 5 साल से पहले उनकी सेना ने
उनकी सत्ता पे अधिकार कर लिया। और जब सेना आती है ना, तो इसे कहते हैं ये मिलिट्री का राज है, या इसी को कह देते हैं मार्शल लॉ। हमने जिस दिन से भारत आजाद हुआ आज तक सारे जितने आर्मी के हेड्स थे, एयरफोर्स के, नेवी के, सबको अपने सामने इज्जत देते हुए देखा है। हमारा राष्ट्रपति जब भी आता है ना, हमारे तीनों जो सेना के प्रधान हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तुरंत से सैल्यूट करते हैं। हमारी सेना ने कभी भी इतना परेशान हमारी सेना ने फील ही नहीं किया कि हमारी सेना को कभी भी इस तरह से सरकार को नीचे गिराना पड़े। जबकि पहले अगर देखें अंग्रेजों के टाइम में कई बार लगता था ये, हमने इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं देखा, हमारी सेना ने कभी तख्ता पलट नहीं किया। इस देश में जिस दिन हम आजाद हुए थे तब से हमने डेमोक्रेसी की बात की थी, लोगों के फायदे की बात थी, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी हम डेमोक्रेसी में ही जी रहे हैं। पड़ोसी पाकिस्तान हमसे ही अलग होके बना था, एक तरह से मान लो कि छोटे भाई की तरह के अलग कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड है, एक सिंगल आदमी वहां 5 साल इलेक्टेड बैठा नहीं है। और हम प्राउड से कहते हैं हमने 17 साल का पीएम देखा, 16 का, 15 का चल रहा है, 10 का। ये हमारे साथ आजाद हुए थे, इनका 5 साल का एक आदमी नहीं है। तो बेटा बराबरी कहाँ से हो जाएगी, कहाँ से डेमोक्रेसी आ जाएगी? इनके देश में तो जब देखो इनका हेड कोई ना कोई जनरल रहा। तुम्हारे सामने अयूब खान का मैंने नाम बताया, ताशकंद जनरल था, वो फौज का मुखिया। तुम्हारे सामने परवेज मुशर्रफ तो तुमने देखा, जनरल था। इनके कई हुए हैं बेटा ऐसे। इनके देश में 5 साल नहीं टिक पाई सरकार, इतनी कमजोर लोकतंत्र है इनके देश का। और हम जिससे कह रहे हैं कि भाई भारत से पंगे ले सकते हैं, यहाँ लोकतंत्र ये है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रही, ये तो बेटा गूगल पे कोई भी सर्च कर सकता है। हमारे पीएम्स हमने इतने इतने साल तक बैठा दिए। ये तो करंट में तुम देख रहे हो, इनकी अभी डेथ हुई, ये पुराने थे ही। तो हमारा देश तो सच्चा परिचय देता है कि हम लोकतांत्रिक कंट्री हैं। हमारी सेना हमेशा इज्जत देती है हमारे प्रेसिडेंट को। हमारी सेना ने कभी आंख नहीं दिखाई, न प्रेसिडेंट को न पीएम को। और इन पड़ोसियों का एक भी पीएम आज तक कितने साल नहीं काट पाया? 5 साल। जब देखो हेड बन जाता है इनका आर्मी का चीफ, फिर ये दिखाते हैं, दुनिया हंसती है, क्योंकि शर्म की बात है ना कि मार्शल लॉ से आपका देश चल रहा है, आपको मिलिट्री राज चल रहा है। तब फिर ये दिखाते हैं कि नहीं जी हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। फिर डेमोक्रेसी के नाम पे लाते हैं, फिर 2-2.5 साल 3 साल में फिर इनकी सरकार फुस से निकलती है। ये तो रिकॉर्ड है बेटा, सिंगल एक पीएम नहीं है जो 5 साल काट के गया हो। अगर कोई 5 नहीं काट पाया और आप डबल डिजिट के भी 4 लेके बैठे हैं, और डबल डिजिट के 17-16 इनको ऐड करो तो कितने साल तो हो गए। तो हम ये मानते हैं कि हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश हैं। और जहां ये मार्शल लॉ पड़ोसी के देश में बार बार लगा है, इनके देश में आज तक कभी भी लोकतंत्र ने अपने 5 साल पूरे नहीं काटे। चाहे उसमें भुट्टो थे, बेनजीर भुट्टो थी, या कोई भी था, इनके 5 साल नहीं कटे। तो ये ऑपोजिट है, हमने कभी लगाया नहीं। और इनका जब देखो तब ये लॉ लगा रहता है, मार्शल लॉ हमने कभी नहीं लगाया। अच्छी बात है, कभी हमारी सेना एंटी नहीं हुई, हमारी फौज कभी एंटी नहीं हुई सरकार के। ठीक है सर। हाँ, मार्शल लॉ में तो करेंगे ही नहीं। नहीं 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 नहीं, फिर फौज की चलेगी। आज तक इंडिया में तो हुआ नहीं, कभी हुआ तो फिर देखेंगे क्या करेंगे। वैसे अगर मार्शल लॉ आया तो फिर उसमें मिलिट्री का नियम चलता है, और मिलिट्री अपने ऑर्डर्स पे चलेगी फिर। हाँ, वो तो इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, इमरजेंसी इससे ऊपर नहीं जाती। इमरजेंसी और मार्शल लॉ अलग है। मार्शल लॉ में किसने काम कर लिया अपने अधिकार में? अब सेना अपनी मर्जी चलाएगी, सेना अपने हिसाब से चलेगी। और सेना में ना नहीं होती, पता है ना, बेल्ट की नौकरी में सिर्फ जी करना होता है, उसमें नो की जगह नहीं है। इमरजेंसी में क्या इस किताब की इज्जत रखी जाती है? इसको भूल जाते हैं हम, रखी जाती है। ये किताब सर्वोपरि है इस देश में। हमने इस किताब से ऊपर ना पीएम माना, ना अपना सीएम, ना कोई राष्ट्रपति। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये किताब है। चलो लास्ट पढ़ लो, फिर इसको करते हैं। ये हो गया ना हमारा, कितना पढ़ लिया हमने? 19F, 20वां पढ़ लिया, 20वां पढ़ लिया हमने। अच्छा, 19 का F पढ़ लिया, ठीक है ठीक है। 20वां लास्ट पढ़ लो। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूतलक्षी प्रभाव और दोहरे दंड से संरक्षण। ये आज टाइम नहीं है बेटा, बेल बज गई है, इसको कल बताऊंगी कि कैसे डबल हम मार से बच सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है?
बेटे बहुत छोटा फॉन्ट है ये। KM पट्टाभी पट्टा स्वामीवाद। तो क्या पूछना चाहते हैं ये लास्ट पॉइंट? निजता के अधिकार पर कल बता दे, कल याद दिलाना, बता दूंगी निजता का अधिकार। हेलो दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 MCQ क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो यार दोस्तों किस धातु से थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा से थे। सी इसका राइट आंसर। और दोस्तों लोहा किस सन में? तो 1000 ईसा पूर्व में पाया गया था। सी इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यार दोस्तों कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल था। सी इसका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो यार दोस्तों क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ए इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में सर्वाधिक पूजित देवता यानी दोस्तों सबसे ज्यादा किस देवता को पूजते थे? तो यार दोस्तों कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या दिया? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया इंद्र देवता। सी इसका राइट आंसर। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यार दोस्तों क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया श्रेष्ठ या कुलीन। बी इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यार दोस्तों कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी में हुआ था। 20 का राइट आंसर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यार दोस्तों कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? तो यार दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में हुआ था। ए इसका राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यार दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी थे। सी इसका राइट आंसर। कौन से दोस्तों? 24वें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यार दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ए इसका राइट आंसर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यार दोस्तों कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। सी इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो यार दोस्तों कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु उपरोक्त सभी थे। डी इसका राइट आंसर। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो यार दोस्तों कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? 326, 273, 261 या 250 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा 273 ईसा पूर्व में हुआ था। 20 का राइट आंसर। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो यार दोस्तों किसने लड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक ने लड़ा था। सी इसका राइट आंसर। अशोक ने कौन सी बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो यार दोस्तों कौन सी की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय की थी। सी इसका राइट आंसर। मेगा सतनीज कौन था? तो यार दोस्तों कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा यूनानी राजदूत था। ए इसका राइट आंसर। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो यार दोस्तों कौन सा ग्रंथ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा अर्थशास्त्र था। बी इसका राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यार दोस्तों कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या देगा? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा श्रीगुप्त थे। सी इसका राइट आंसर।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे? तो यार दोस्तों कौन थे? भास, भारवी, कालिदास या बाणभट्ट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा कालिदास थे। सी इसका राइट आंसर। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो यार दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यार दोस्तों किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गणित एवं खगोल से था। सी इसका राइट आंसर। फाहियान भारत कब आया था? तो यार दोस्तों कब आया था? अशोक के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या हर्षवर्धन के समय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाहियान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सी इसका राइट आंसर। दिल्ली सुल्तान की स्थापना किसने की थी? तो यार दोस्तों किसने की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 20 का राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो यार दोस्तों किसने किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध नीति कौन सी थी? तो यार दोस्तों कौन सी नीति थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा मूल्य नियंत्रण नीति। सी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट करके बताना हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।